हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उनके कुछ डाउट्स क्लियर करने के प्रयास करने वाला हूं इस वीडियो में। जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वे JRF थे इस बार जून वाले में, और वे जो है RET एग्जेम्प्टेड में अपना फॉर्म न फिल करके RET मोड में अपना फॉर्म फिल कर दिए। हो सकता है किसी जानकारी के अभाव में उनसे ऐसा हो गया हो। माइनर मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वे परेशान है कि उनको इंटरव्यू का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। अभी तो बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता है कि इंटरव्यू कब से शुरू होने वाले हैं। तो जो बच्चे जो RET मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और वो JRF हैं, वो RET एग्जेम्प्टेड मोड में वो एप्लीकेबल थे, लेकिन सिर्फ 2024 जून वाले में जो JRF हुए हों, उन्होंने अगर जो है RET मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, ना कि रेट एग्जेम्प्टेड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। लेकिन अगर वो JRF उससे और पहले वाले में हैं, अगर जून 2024 से पहले वाले जो है सेशन में जो है वो लोग हुए हैं, तो फिर उनके लिए दिक्कत है। फिर उनको जो है इंटरव्यू कॉल नहीं आ सकती है, ठीक है, क्योंकि वो मेरिट बेस्ड पे है। क्योंकि जो बच्चे नेट क्वालिफाई थे जून 2024 वाले, उसी मेरिट पे जो है आपका इंटरव्यू कॉल लेटर जाने वाला था। तो 2024 जून वाले जो बच्चे हैं उनका भी मेरिट लिस्ट उसी में बन जाएगा। लेकिन यदि आपने और पहले से JRF क्वालिफाई किया है तो फिर उसमें मेरिट में आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप उस समय कुछ कट ऑफ गई थी, इस बार कुछ कट ऑफ गई है। तो वो लोग मेरिट एक एग्जाम के बेसिस पे बनाने वाले हैं, जो कि 2024 जून वाला एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप उससे पहले के JRF हैं और आपने RET मोड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो आपके साथ समस्या है। लेकिन यदि आप 2024 जून वाले में JRF हुए हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, अगर आपने RET मोड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है बजाय RET एग्जेम्प्टेड के, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू कॉल लगेगा, क्योंकि ये लोग सभी बच्चों को इंटरव्यू का मौका दे रहे हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आप जो है सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो सभी लोगों को इंटरव्यू कॉल जाने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को तो अभी यह भी नहीं पता होगा कि इंटरव्यू की डेट्स क्या होने वाली हैं, कॉल लेटर कब आने वाले हैं। तो देखिए, कॉल लेटर आपका बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर आने वाला है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप लोग। और सभी लोगों को इंटरव्यू कॉल जाने वाला है, तो कॉल लेटर आप सभी को मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो है कॉल लेटर आ गया है। आप जाकर पोर्टल पे डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि अभी जो न्यूज़ वगैरह में बताया जा रहा है, जो चीज़ें पता चली हैं मुझे सोर्सेज से, उसमें यही है कि 17 फरवरी से आप लोगों के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, और ये पूरा इंटरव्यू लगभग 16 दिन तक चलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके इंटरव्यू 17 फरवरी से शुरू होने वाले हैं तो 10 तारीख के आसपास तक आपका कॉल लेटर आने वाला है। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू जब हो जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आपका जो है वो 17 मार्च को आएगा। 17 मार्च को आपका रिजल्ट आया जाएगा। उसके बाद 8-10 दिन, 15 दिन, 12 दिन आपकी काउंसलिंग चलने वाली है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। फिर आपसे जो है फीस पेमेंट करवाएंगे ये लोग। जो लोग फीस पे करेंगे, मतलब कि उनका सिलेक्शन हो गया है, उनका एडमिशन हो रहा है। और जो लोग अपना फीस पेमेंट नहीं करेंगे, अगर उनको फीस पेमेंट का ऑप्शन आया, फीस पेमेंट नहीं करेंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद आपको सुपरवाइजर्स अलॉट किए जाएंगे 8-10 दिन, 15 दिन का मौका लेकर, जिसमें जो है आपको डिपार्टमेंट बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपसे एप्लीकेशन, एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें सुपरवाइज़र का नेम होगा। आपने यदि किसी से पहले से बात कर रखा है तो उसका नाम फिल करवाना होगा। उस सुपरवाइज़र से मिल के वे जो सुपरवाइज़र होंगे वो अपना नाम फिल करेंगे सुपरवाइज़र में। अगर आपका कोई को सुपरवाइज़र, को गाइड बना रहे हैं वो लोग, तो उनका नाम उसमें फिल किया जाएगा। आपके जो है DRC मेंबर्स जो है उसमें लिखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें उस सारे फॉर्म में करवाया जाएगा। फिर उस फॉर्म को फाइनल आपको सबमिट कर देना पड़ेगा अपने अपने ऑफिस में। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका टॉपिक का नाम वहाँ लिखा रहेगा, किस टॉपिक पे वो आपसे रिसर्च करवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें कुल मिला के इस तरह का कुछ प्रोसीजर रहने वाला है। तो आप लोग अपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल ले जाना है, नहीं ले जाना है, अभी एकदम कोई जानकारी नहीं है कि ले जाना है कि नहीं ले जाना है। ये लोग कॉल लेटर में बताएंगे कि आपसे क्या क्या वहाँ पर करवाने वाले हैं, अगर उसमें ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा भी कई बार हुआ है कि वहाँ पर बैठाकर आपसे रिसर्च प्रपोजल लिखवा लिए हैं 1 घंटे, आधे घंटे का समय देकर। ऐसा भी हुआ है कि मतलब पहले रिसर्च प्रपोजल का एग्ज़ाम हुआ था कुछ एक आध साल पहले,
तो बहुत सारी चीजें हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, किस साल क्या प्रोसेस ये लोग अपना लें। तो समय रहते आपको जानकारी पता चल जाएगी कि वहां पर क्या होने वाला है। एक बार आपके कॉल लेटर्स आ जाएं, उसके बाद जो है इस पे हम क्लियर कट कुछ बता पाएंगे, क्योंकि बिना कॉल लेटर के कोई अभी खास जानकारी हमको मिल नहीं पाई है। बाकी और भी कोई जानकारी हमारे पास रहेगी तो हम बिल्कुल आपको सूचित करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जो है ओनली पीएचडी वालों को इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोग संशय में हैं, बहुत परेशान हैं कि हम तो ओनली पीएचडी क्वालिफाई हैं, हमको क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, कैसा इंटरव्यू होगा। तो देखिए, सब कुछ त्याग कर, सारी चिंताएं त्याग कर आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे लग जाइए, क्योंकि आप सभी को इंटरव्यू कॉल आने वाला है। एकदम निश्चिंत हो जाइए इस चीज को लेकर। और बाकी क्या ही कहें, हुई हैं सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा। तो कुल मिलाकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए, एकदम तैयारी एकदम जोर शोर पे रखिए, क्योंकि आपका सारा सिलेक्शन आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। आप कितना अच्छा उन टीचर्स के सामने परफॉर्म कर पाएंगे, किस तरह से आप अपने आप को वहाँ पर शांत रख के सही से जवाब दे पाएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। आप ये जान लीजिए कि 15 मिनट के इंटरव्यू में वो लोग आपका सारा ज्ञान तो नहीं जान पाएंगे। ये बहुत अच्छे से आप लोग जान लीजिए कि 15 मिनट में किसी ने अभी तक कितना ज्ञान अर्जित किया है इसके बारे में जानकारी नहीं जानी जा सकती है। तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप किस तरह से उनके सामने क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, ये सब बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। क्योंकि ओवरऑल आपका 15 मिनट में वो लोग कुछ ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। 4-6 क्वेश्चन करेंगे, उससे किसी की कैपेबिलिटीज के बारे में क्या ही पता लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन आप किस तरह से वहाँ बैठ रहे हैं, किस तरह से उनके आंसर्स का जवाब दे रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल झिझक नहीं रहे हैं, आपके पसीने नहीं आ रहे हैं, तो यही सब चीज़ें देखी जाती हैं इंटरव्यू में। मूल रूप से यही सारी चीज़ें आदमी वहाँ पर इंटरव्यू में देखता है कि आप 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक, जो भी समय लगेगा पीएचडी में, आप वहाँ पर रह पाएंगे, कहीं आप ऐसा तो नहीं है छोड़ के चले जाएंगे। इन सब चीज़ों पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो इंट्रोडक्शन में जो है आप प्रॉपर बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं, किस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है, किस किस इंस्टीट्यूट में। बस ये सब जानकारी आप बेसिक इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं कि सर मेरा नाम ये है, मैंने अपनी बीएससी बीए यहाँ से की है, मैंने अपनी जो है एमएससी एमए यहाँ से किया है, और मैं नेट हूँ, जेआरएफ हूँ, गेट हूँ, क्या हूँ, वो सारी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। बस यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे और आपको जो है अपने जवाब वहाँ पर सही से जवाब देने का प्रयास करना पड़ेगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो बहुत हड़बड़ाइए नहीं, सीधे मना कर दीजिए कि सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, या मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने पढ़ा था एक बार लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इस तरह से जो है आप उनको बोलकर कह सकते हैं कि सर हमें नहीं आता है। तो इससे बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा, बजाय इसके कि आप गलत आंसर देने लगें। यदि आप उसी कॉन्फिडेंस से बहुत गलत आंसर देने लगेंगे तो वहाँ 10-12 लोग बैठे रहेंगे, तो वहाँ पर सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर ही बैठेंगे, तो उनके सामने आप झूठ बोलकर कहीं निकल नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको और भी कोई डाउट्स अगर आ रहे हैं तो आरईटी एग्जेम्प्टेड के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आप लोग परेशान मत होइए। अगर 2024 जून में आप जेआरएफ हुए हैं और आपने आरईटी में डाल दिया है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो परेशान मत होइए, कॉल लेटर आपको जाएगा, ठीक है। और लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि हम कहीं जेआरएफ हैं, हम आरईटी मोड में जो है एडमिशन ले लेंगे और हमको जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, और वे बच्चे भी निश्चिंत हो जाएं जो अभी सिर्फ नेट हैं और वे एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद उनका जेआरएफ हो जाएगा, तो भी आप अपना जेआरएफ एक्टिवेट कराकर पैसा पा सकते हैं। आप परेशान मत होइएगा, जिस दिन से आप जेआरएफ होंगे आपको अवार्ड लेटर मिलेगा, उस दिन से आप अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हैं, और उस दिन से लेके 5 साल तक आप अपनी फेलोशिप ले सकते हैं, ठीक है। आपको एक सिंपल सा छोटा सा एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जेआरएफ हो गया है तो मैं जो है वो कंटिन्यू करने वाला हूं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप को छोड़ूंगा। बस सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिख के ऑफिस में दे देना पड़ेगा और आपका जेआरएफ एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो जेआरएफ का प्रोसेस होगा उसको आप पूरा कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप जेआरएफ एक्टिवेट करा पाएंगे। और जो लोग आरईटी मोड में, आरईटी एग्जेम्प्टेड वाले जो है आरईटी मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वे लोग भी जो है
अपना JRF की फेलोशिप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप JRF हो के RET एग्जेम्प्टेड में भर दिए तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी JRF की। आप बिल्कुल अपनी JRF की फेलोशिप पा सकते हैं, क्योंकि एक मेल आएगा आप सभी को कि जो बच्चे जो है इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेना चाहते हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है वहाँ पे ऑफिस वगैरह में, तो आप करेंगे, उसके बाद ही आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलना शुरू होगी। तो अगर आप JRF है तो अपना JRF एक्टिवेट करवा लीजिए, उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आप सभी को, ठीक है। तो हमें और भी कुछ अपडेट्स अगर मिलेंगी तो बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी अपडेट्स आपको दें वे आप तक पहुंच पाएं सही समय से। और हमारे चैनल को और भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम आप लोगों के लिए और बेहतर करने का प्रयास कर पाएं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।